हिडन एंट्रोपी ऑफ मैथ्स। आज का वीडियो एक्चुअली मैंने बहुत स्पेशल लोगों के लिए बनाया। इट्स लाइक अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। हमारे चैनल पे और हमारे कोर्सेज में हम सब जगह जिस तरह का मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, उस मैथ्स के लिए सिर्फ खाली टीचर कोशिश करे ऐसा नहीं हो सकता। वो वर्क नहीं करेगा। जब तक बच्चे भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, तभी टीचर को यह क्षमता मिलती है कि बच्चों को उस लेवल की डेप्थ में या उस क्लैरिटी के साथ मैथ्स पढ़ा सके। तो जैसे जो बच्चे हमारे कोर्सेज में हैं वो जानते हैं कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं सोचते हैं कि हाँ बस इसमें ये वाला मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ये इट इंस्टेड ऑफ दैट हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या थॉट है। और इसी वजह से बच्चे ये कहते हैं कि अल्टीमेटली मैथ्स में सोचने का तरीका उनको समझ में आता है, चाहे वो हमारे कोर्सेज हो, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो। तो आज मैं उन सब बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा वीडियो लेके आया हूं, जो वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो है। इसको एंड तक देखिएगा, और ये जिन बच्चों को मैथ से प्यार है उनको आज का वीडियो जरूर मजा आएगा। इट्स लाइक माय टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मुझे नहीं पता ये वीडियो बाकी जनता को समझ में आने वाला है कि नहीं। समझ में तो सबको आएगा, लेकिन जिसको मैथ्स पसंद है या जिसको ये इंटरेस्ट आता है सोचने में, उसको ये ऐसा वीडियो जो जेई के लिए अल्ट्रा रिलेवेंट है, सबसे ज्यादा पसंद आएगा। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट। एंट्रोपी के बारे में बात हो रही है। यूजुअली स्टूडेंट्स ने एंट्रोपी का वर्ड केमिस्ट्री में सुना होगा। अब ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रहा होता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, इस तरह की बातें की जाती हैं। और यूजुअली एंट्रोपी फ्लो ऑफ इवेंट्स से कनेक्टेड रहता है। तो मैथ्स में भी ऐसा ही रहता है कि एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से फिर आप दूसरी इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, और फिर दूसरी इंफॉर्मेशन से आप आंसर निकालते हैं। क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट तो आंसर देगा नहीं, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरी इंफॉर्मेशन में, फिर आंसर आता है। तो क्या वो आंसर हमेशा सही होता है? क्या वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? उसको हम मैथ्स की एंट्रोपी बोल रहे हैं कि क्या यहां से यहां जाना सही है, गलत है, कौन से स्टेप में गलत हो सकता है, कौन से स्टेप में गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैथ्स की इस एंट्रोपी का, कि किसी एक स्टेट ऑफ क्वेश्चन से दूसरी स्टेट ऑफ क्वेश्चन में जाने के लिए जो आप चीजें कर रहे हैं, वो पहले से अगर समझ में आए कि आर दे रेस्ट्रिक्टेड, आर दे अलाउड, आर दे रॉन्ग, व्हाट कैटेगरी डू दे फॉल इन। तो ये इनोसेंट है, देखने में इनोसेंट लगता है, बट ये फुल ऑफ ट्रैप्स है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो देखने में ऐसा लगेगा अरे हाँ ये तो 2 लाइन में हो गए, पर वो हमें अल्टीमेटली जेई में -1 देके जाएंगे। तो आज इसी ट्रैप वाले क्वेश्चन को एक सबसे पहले देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन है R2R, और वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहीं उसमें कॉर्नर नहीं है, टूट नहीं रहा है, और सारे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। और एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने कि fx की पावर 4 प्लस 1 प्लस साइन एक्स एफ स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ एक्स, और हमें इंटीग्रल 0 से 4 पाई एफ एक्स डी एक्स निकालना है। तो ये तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ये निकालना है, एसेंशियली हमें पहले एफ एक्स ही निकालना होगा, यूजुअली उसी के बाद ही हम इंटीग्रल निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग देखते हैं और सब चीजें एलएचएस में लेके आते हैं, तो हमें एक बड़ी सी इक्वेशन मिलती है। साइन एक्स को एस लिख दिया है, एफ एक्स को एफ लिख दिया है, और जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है वो देखते ही समझ जाते हैं, अरे इसमें एफ एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 1 डालेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, और ये सब कट जाएगा, तो एफ एक्स -1 कॉमन निकल आएगा। और एफ एक्स -1 एक बार कॉमन निकलता है तो एक फैक्टर कॉमन आ गया, तो बचे हुए फैक्टर भी बड़े आराम से कॉमन आ जाते हैं। तो आप एफ -1 कॉमन निकालने के बाद ये आता है, और फिर आप इसमें आप देखोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके 3 फैक्टर आ जाते हैं, एफ एक्स -1, एफ एक्स माइनस साइन एक्स, और एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज 0। क्लियरली आप इस फैक्टर को नेगेट कर देंगे, क्योंकि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो फंक्शन का स्क्वायर कभी भी -1 नहीं हो सकता, तो यू विल नेगेट इट। अब कहानी यह है कि एफ एक्स -1 और एफ एक्स माइनस साइन एक्स दो फैक्टर आ गए, तो एफ एक्स या तो 1 आ गया या एफ एक्स साइन एक्स आ गया। और इंटीग्रल 0 to 4 पाई हम लोग जब एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर 1 का इंटीग्रल होगा या साइन एक्स का इंटीग्रल होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा या तो 4 पाई या 0। और ये आंसर निकाल के बच्चे बहुत खुश होते हैं, पर ये आंसर एक्चुअली गलत है। नाउ व्हाई इज दिस आंसर रॉन्ग? क्योंकि देयर आर मेनी मोर एफ एक्स जो इस वाली लास्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनफैक्ट वो जो एक और फैक्टर था एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1, वो तो हटा ही दिया, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि एफ R2R है तो वो तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो ये जो आ रही है इक्वेशन, ये एसेंशियली दी ओरिजिनल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए बहुत सारे एफ एक्स होंगे। आई अग्री, आपने एक एफ एक्स तो ये साइन एक्स वाला निकाल लिया,
बिल्कुल एफ एक्स अगर साइन एक्स होगा तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल। एक आपने ये भी निकाल लिया एफ एक्स इक्वल टू 1, बिल्कुल अगर एफ एक्स 1 होगा तो ये दोनों एग्जाम्पल आप निकाल चुके हो। लेकिन ध्यान से देखिए ये भी एक फंक्शन हो सकता है, जो यहां से यहां तक 1 है, फिर साइन एक्स हो जाता है और फिर आगे 1 हो जाता है। किसी भी एक्स के लिए, मैं 0 से 4 पाई के बीच में ही बात कर रहा हूं क्योंकि हमें इंटीग्रल भी 0 से 4 पाई तक ही चाहिए। किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। पर ऐसे नहीं, ऐसे और भी होंगे, ये देखिए, ये देखिए, और कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो अब सवाल आता है ये गलत हुआ क्यों? मतलब हम तो सही कर रहे थे ना, उसने एक इक्वेशन दी, हमने उसको फैक्टराइज किया, एफ एक्स के 2 आंसर आ गए, हम कहां गलत कर रहे हैं? और क्या हम ये वाला जो मेथड है ये तो हम कितनी बार करते हैं कि मतलब फैक्टराइज किया ये आंसर और ये आंसर, दो केसेस लेके चलते हैं, यहां पे रॉन्ग क्यों आ रहा है? इनफैक्ट अगर ये रॉन्ग आ रहा है तो एक्चुअली हमारी दुनिया भी हिल जाएगी। ये स्टैंडर्ड लॉजिक अगर हमारा वर्क नहीं कर रहा है कि अगर एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 तो 1 है या साइन एक्स है, तो अगर स्टैंडर्ड लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे में कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर चुका हूं और कितने क्वेश्चन आगे रॉन्ग होंगे। तो आइए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x इज इक्वल टू 1/√3। अब इसे सॉल्व करना है। अब मैं जानता हूं बच्चे काफी ज्यादा अलर्ट हो गए होंगे क्योंकि हाँ सर कुछ ट्रैप्स की बात कर रहे हैं और उतना आसान होगा नहीं, बट फिर भी ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला दिखता है दुनिया को, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो tan 3x माइनस 2x बनता है, तो tan x इक्वल टू 1/√3 बनता है, तो x का आंसर n पाई प्लस पाई बाय 6 आता है। बच्चा खुश है, चलो आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। पर n पाई प्लस पाई बाय 6 की जो वैल्यूज हैं, जैसे पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 जो आएंगी, उसको सब्स्टिट्यूट करके देखिए जरा। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आप उधर देखो tan 3x नॉट डिफाइंड होना शुरू हो जाएगा। अब आप तो सब सही कर रहे हो, आपने तो यही सोचा ये फ्लो ऑफ लॉजिक सही है, एकदम मैथ्स की एंट्रोपी के हिसाब से सही है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में ला रहा हूं तो ये जो मैं करूंगा सही है। अब कई लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है तो इसको रिमूव कर दो और आंसर नो सॉल्यूशन होना चाहिए। यू आर राइट, आंसर नो सॉल्यूशन होना चाहिए। और एक नॉर्मल स्टूडेंट बोलेगा यस सर समझ गए सर, एंड में वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। बट बात वेरिफिकेशन की है ही नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट पूछेगा पर वेरीफाई करूं क्यों? ना मैंने यहां स्क्वेयरिंग करी, ना मैंने कुछ ऐसा काम किया, मतलब व्हाई शुड आई इवन वेरीफाई? और वेरीफाई करके मैं एक्स्ट्रा आंसर हटा सकता हूं। जो पिछला वाला एग्जाम्पल था उसमें एक्स्ट्रा आंसर नहीं थे, उसमें तो जो आंसर आने चाहिए थे वही गायब हो गए। तो सवाल ये उठता है, मतलब वेरीफाई करके अगर मैं ये भी सोच लूं कि अब आज से मैं हर चीज को वेरीफाई करूंगा तो पहली बात तो हालत खराब हो जाएगी, और दूसरी बात ये अगर मैं वेरीफाई कर भी लूं तो भी मैं जो आंसर छूट गए उनको कहां से लाऊं? क्योंकि आपने देखा ना पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर छूट भी गए। तो हमारा पूरा थॉट इस वीडियो का ये है कि स्टेट 1 से हम स्टेट 2 में जाते हैं, हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं, कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं, कुछ लॉजिक यूज करते हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट 1 का ओरिजिनल क्वेश्चन का जो आंसर है वो A1 है और स्टेट 2 का आंसर A2 है। अब A1 से A2 जब हम जा रहे हैं ये फॉर्मूला और ये सब लॉजिक लगा के, तो ऐसा हो सकता है A1 और A2 सेम हो, मतलब जो फाइनल आंसर आए वही एक्चुअल आंसर है। ऐसा भी हो सकता है A2 के पास कुछ एक्स्ट्रा आंसर हो, जैसे आपने वो tan 3x माइनस tan 2x में देखा कि वो जो आंसर आ रहे थे वो आंसर थे नहीं। और ऐसा भी हो सकता है A1 हैज सम आंसर मिस बाय A2, जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा जिसमें sin x और 1 वाला केस था। तो ये जो एरो है, ये जो एंट्रोपी ऑफ मैथ्स क्या कहता है कि किस वक्त क्या होगा इनमें से, यही समझना चाह रहे हैं और पहले से प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तुक्केबाजी नहीं करना चाह रहे। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे होते हैं हम उनको ये कभी नहीं रिकमेंड करते कि बस आप जस्टिफाई कर लो चीजों को, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। कई बच्चे बोलेंगे हाँ मैं वेरीफाई कर लूंगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कर लूंगा। व्हाट डू मीन बाय ऐसा क्वेश्चन? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हमारे किसी भी कोर्स में, चाहे वो फिनिक्स कोर्स हो, टाइटन कोर्स हो, टाइटन कोर्स हमारा प्रीमियम बैच आ रहा है फॉर ड्रॉपर्स जिनकी 90 परसेंटाइल के ऊपर है। एक और ड्रॉपर बैच है फिनिक्स बैच जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वो पूरा सब चीज बेसिक से एडवांस तक कर रहा है। 11-12 के बैचेस भी हैं और प्रैक्टिस सेशन भी है। इन सारे बैचेस में हम जब डिस्कशन करते हैं तो इसी तरह का करते हैं कि हम ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इस प्रोसेस में क्या प्रोसेस क्या कहता है। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में ऐसा कर लूंगा, उस क्वेश्चन में, बात उस क्वेश्चन की नहीं है। फिर हम किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां वेरिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या आंसर छूटेंगे वो आप भूल जाओगे।
मेरे को नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, कई लोग बोलेंगे नहीं हम, मेरे को नहीं भूलेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आप भूलोगे, देख लेना। तो आपको समझ में आना चाहिए ये जो एरो है, ये एरो की वजह से, क्योंकि ये तीनों सिनेरियो पॉसिबल है, तो हमारा कौन सा सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हमें कोई टेंशन लेना नहीं है, इस सिनेरियो में क्या करना है और इस सिनेरियो में क्या करना है, और पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सिनेरियो है, पूरा खेल वही है। तो लेट्स प्रिडिक्ट विच एक्शंस रिजल्ट इन विच सिनेरियो, और उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसको करेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए, ये तीन सिनेरियो है, 1 2 3, A1 इक्वल टू A2, A2 में A1 से के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है, और ऐसा भी हो सकता है A2 में कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हैं जो A1 में होने चाहिए थे। तो ये तीन सिनेरियो हमारे पास आ रहे हैं। अब सिम्टम्स क्या है इन सिनेरियो के? सबसे पहले उल्टा शुरू करते हैं, सिनेरियो नंबर 3 कि A2 ने कुछ मिस कर दिया, कुछ चीजें मिस हो गई जो आंसर में आनी चाहिए थी पर वो गायब है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, ये होता कब है मैं पहले ही आपको बता देता हूं। दिस हैपेंस व्हेन स्टूडेंट अप्लाइज कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मतलब जो आपने ऑपरेशन लगाया है वो सिर्फ कंडीशनली वैलिड है, कि एक सर्टेन सिनेरियो में वैलिड है। पूरे टाइम में जो क्वेश्चन जिस सिनेरियो जिस दुनिया की बात कर रहा है उस पूरी दुनिया में नहीं, उस दुनिया के एक सर्टेन सेक्शन में वैलिड है। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो लोग कहते हैं हाँ आसान है, तो कोई कुछ मुश्किल काम है नहीं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वाई उधर गया एक्स स्क्वायर इधर गया, लॉग ऑफ वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। आंसर आ गया, बच्चे खुश है, आंसर आ गया, आ गया, आ गया, सब बढ़िया सर, मजा आ गया। वहीं पे इसको देखो, वाई इक्वल टू जीरो भी इसका एक सोल्यूशन है, चेक करो, चेक करो, y इक्वल टू जीरो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, वो भी इसका सॉल्यूशन है। जब वो जीरो होगी तो y डैश भी जीरो होगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन। तो व्हाट हैपेंड, वाई कुड आवर आंसर नॉट सी दैट? हम तो सब सही कर रहे हैं ना, सही चल रहा है ना, तो फिर क्यों नहीं देख पा रहा? ऐसे ही सवाल यही है, व्हाई डिड दिस हैपन? कई लोग बोलेंगे हाँ सर वो बाद में मैं सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लूं। अरे यार पहचानेगा कैसे? और ये तो मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, मैं अच्छा क्वेश्चन भी दे सकता हूं जिसमें तेरे को दिखेगा ही नहीं कि यहां पे चेक करना है। फिर तो सवाल यही है कि व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई दिस, व्हाई इज क्रूशियल। व्हाई तो रीजन इधर देखिए, इधर आपने यहां पे जब वाई से डिवाइड किया ना, तो आपने ये अज्यूम किया कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो, यू वेंट अंडर दिस कंडीशन दैट y इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी आप डिवाइड कर रहे थे। तो ये जो आपने यहां पर ये वाला स्टेप लगाया है ना, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, इट्स अ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अज्यूमिंग दैट y नॉट इक्वल टू जीरो वाली दुनिया है और मैं वहां पर आंसर निकाल रहा हूं, इट्स अ कंडीशनल आंसर। जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कह रहा था, ओरिजिनल क्वेश्चन कह रहा था y को जीरो होना है, होने दो भाई, y इक्वल टू जीरो एक लाइन है, वो मेरा आंसर है। वो तो आपने कहा कि नहीं y नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स अ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इधर देखिए, लॉग ऑफ x माइनस थ्री, मैं जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस क्वेश्चंस की डिफिकल्टी नहीं है कि मैं डिजिट ज्यादा लगा दूं वो कर दूं, मेरा चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ताकि समझ में आए। क्वेश्चंस तो तुम मेरे से पढ़ के अपने आप वैसे भी कर लोगे। तो लॉग ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बेस 4 इज इक्वल टू 2 है। अब 2 हमने जंप कराया तो 2 log x माइनस 4 बेस 4 इज इक्वल टू 2, लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 4 इज इक्वल टू 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7। आंसर आ गया, बच्चे खुश हैं। फिर x इक्वल टू माइनस वन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डाल के देखिए, जैसे आप x इक्वल टू माइनस वन डालेंगे वो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब क्या हुआ? अब कई लोग बोलेंगे सर वो उसको हमें पढ़ाया फॉर्मूले में मॉड लगाते हैं, बात मॉड की नहीं है, बात यह है कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत यही बहुत सिंपल है, जो आप ये जो पावर आप जंप करा रहे हो ना, ये इस अजम्पशन के अंडर है कि x पॉजिटिव है, तो इट इज अगेन अ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये जो आपने किया यहां पे, दिस इज अ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इट अज्यूम्स दैट x माइनस थ्री इज पॉजिटिव, तभी वो जंप करा रहा है। अगर वो ये अज्यूम नहीं कर रहा होता ना, तो आप जानते हो जब ऐसे इसको कुदाते हैं ना तो मॉड लगाना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग मॉड लगा के करेंगे उनका आंसर सही आ जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। वो ये नहीं कह रहा, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था एक सर्टेन डोमेन में ट्रू था, x नॉट इक्वल टू 3 डोमेन में ट्रू था, क्वेश्चन की डोमेन जो हम बोल रहे हैं। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, 2 log 4 mod x माइनस 3 इज इक्वल टू 2,
ये भी उसी डोमेन में सच है। तो ये कंडीशनल नहीं हुआ, ये जो क्वेश्चन ने बोला, स्टेज 1 ने बोला, उसी स्टेज 2 के अंदर वैलिड है, कोई कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं इंपोज करी इसने। मैं जानता हूं कई बच्चों को ये रटाया गया होगा कि हाँ इसमें टू खुदा के मॉड लगा लेना, देखो ये वाला एरर हो जाता है। बात ये वाले एरर की नहीं है, ऐसी बहुत जगह है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो। तो जब भी आप कोई ऐसा स्टेप यूज करोगे जिसमें एक सर्टेन कंडीशन के अंदर ही वो वैलिड है, तो वो जो दूसरी दुनिया है ना, वो उसको काट चुका है, हटा चुका है। तो मॉरल ये है सिनेरियो 3 कि हमारे कुछ आंसर्स गायब हो रहे हैं। ये तब होते हैं जब एक ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्टेन सेक्शन में ही वैलिड होता है ओरिजिनल डोमेन के। अभी भी लेकिन वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एफ एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कि हम सॉल्व करके जो बचे हुए आंसर है वो हमें दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां कुछ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया या लगाया है। वो आपको पहचानना और वीडियो के एंड तक बने रहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि हमारे आंसर्स गायब हो गए। जब आंसर्स गायब हो गए, जो एक्चुअल आंसर आने चाहिए थे, इसका मतलब उसमें भी कुछ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। अब बात आती है कि अगर मैंने कभी कोई कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगा दिया तो क्या उसकी कोई रेमेडी है? कोई रेमेडी नहीं है। हमें उसका केस अलग से ही लेना पड़ता है और अलग से देखना पड़ता है। मतलब अगर मैं पिछली प्रीवियस क्वेश्चन में x-3 ग्रेटर देन 0 है तब 2 को डाल दूंगा, x-3 लेस देन 0 है तो क्या होगा, उसको अलग से सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर वर्क कर जाता, तो आता मेरा आंसर। तो दूसरा केस लेना पड़ता है। तो कभी भी आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो अपने दिमाग में रखिएगा कंडीशनल तो नहीं है। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 2 कि A2 के पास कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स हैं, कुछ ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं जो होने नहीं चाहिए, जैसे tan 3x वाला था। अब ये देखिए, ये तब होता है जब बच्चा कोई मैनी वन ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता है या डोमेन का एनलार्जमेंट कर देता है। मतलब स्टेज 1 आपका क्वेश्चन है, स्टेज 2 आपने लाए, वहां से सॉल्व किया। स्टेज 1 यानी क्वेश्चन आपका आंसर A1 एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने आंसर A2 निकाल दिया। अब A2 में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तब आएंगे जब या तो हो सकता है, मतलब आने के चांस तब होंगे जब या तो मैनी वन ऑपरेशन लगा होगा या फिर डोमेन आपने एनलार्ज कर दी होगी। दोनों बातों का मीनिंग मैं समझाता हूं। जैसे इधर देखिए, लेट अस टेक अ केस। अच्छा, और कुछ हिडन बातें भी हैं जो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको वो चीजें समझ में आएंगी। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो वैसे भी हम उन्हीं बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनके मैथ्स के थॉट से मजा आता है। वही बच्चे हैं जो इस एआई की दुनिया में एक्चुअली मैथ्स का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो सोच पाएंगे ये चीजें क्यों हो रही हैं। चलिए, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने करा हुआ है। बात करने की नहीं है। बात यह है कि जैसे ही मैं अगले स्टेप पर स्क्वायरिंग करूंगा, तो मैंने स्क्वायरिंग करी है, यानी मैंने दोनों साइड a इक्वल टू बी था, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। मतलब मैंने दोनों साइड एक फंक्शन लगाया जो स्क्वायर है। स्क्वायर जो एक फंक्शन है वो एक मैनी वन फंक्शन होता है, तो उस वजह से एरर आ सकती है। इसलिए जो आंसर्स आए हैं ये इसमें एक्स्ट्रा आंसर हो सकते हैं। स्क्वायर भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना। तो इट्स अ मैनी वन फंक्शन, और क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है, इस वजह से आपने दोनों तरफ मैनी वन फंक्शन लगा दिया। और हुआ क्या भाई, देखो ऑफकोर्स इधर देखो, जब आपके दो आंसर आए इसमें से एक्स इक्वल टू 0 वाला आंसर रिजेक्ट होगा, डाल के देखो। एक्स इक्वल टू 5 चल जाएगा, पर 0 वाला तो रिजेक्ट होगा। और सवाल यही है कि आया क्यों? आया इसलिए क्योंकि a इक्वल टू बी था, आपने एक मैनी वन फंक्शन लगाया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बन गया। अब हुआ क्या, आप आंसर सॉल्व कर रहे हो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का, और बोल रहे हो कि वो ए इक्वल टू बी का आंसर है। पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक माँ है जिसके दो बच्चे हैं। आपको इस बच्चे को टॉफी देनी थी, आपने माँ के हाथ में टॉफी दे दी। अब माँ तो यही बोलेगी ना कि यार ये इन मैं तो दोनों में आधी आधी बांटूंगी। तो आपने इसका जो आंसर है वो या तो इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, पर आपको इसका आंसर नहीं चाहिए ए इक्वल टू माइनस बी का, आपको इसका आंसर नहीं चाहिए। और स्क्वायर क्योंकि वन वन फंक्शन है, पर व्हाट इफ दोनों साइड पॉजिटिव हो? अगर दोनों साइड पॉजिटिव होंगी तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, देन इट्स अ वन वन फंक्शन। इसलिए आप खुद सोचो, कई बार आंसर गलत नहीं भी आता है। ये वाला क्वेश्चन है, दोनों साइड पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, इधर स्क्वायरिंग करो, आप देखो आपको वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे आप आंसर निकाल लेना। एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है,
कोई वेरीफाई आपको आराम से एक्स ओ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग कर, इसका कोई इलाज नहीं है भाई कैलकुलेशन रॉन्ग का 6x+9, तो ये हुआ 2x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2r। आपको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग है तो वेरीफाई करो, क्यों करूं? ये दोनों पॉजिटिव है, ए और बी। तो एक्स स्क्वायर जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, मतलब मैंने दोनों साइड एक फंक्शन इंपोज किया है जो कि एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, वो फंक्शन को जो इनपुट मिल रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव साइड के मिल रहे हैं, और वहां पर तो ये 1 1 है, तो मुझे टेंशन भी नहीं है, मुझे बिल्कुल चेक नहीं करना पड़ेगा, वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो खैर, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आप दोनों साइड एक फंक्शन इंपोज करते हैं जो मैनी वन हो जाता है, आप जैसे दोनों साइड मॉड लगा दें, स्क्वायर कर दें, कुछ भी ऐसा करें, तो आपके आंसर ज्यादा आ जाए, जो कि आने नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, और सिंपल एग्जांपल, जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4π/3 है। आप जानते हैं इसका नो सॉल्यूशन है, साइन इनवर्स एक्स कभी 4π/3 हो ही नहीं सकता। पर अब मैं दोनों साइड एक मैनी वन फंक्शन लगाता हूं। मैनी वन फंक्शन क्या, साइन लेता हूं, साइन इज अ मैनी वन फंक्शन, दोनों साइड साइन ले लिया मैंने। जैसे ही मैंने दोनों साइड साइन ले लिया, तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, और साइन ऑफ 4π/3 कितना होगा, -√3/2 होगा। देख लेना, हाँ -√3/2 होगा। ये x हो जाएगा, तो x का आंसर -√3/2 आ गया, विच इज रॉन्ग, इट्स एन एक्स्ट्रा आंसर। पर ये आया क्यों? क्या ये गलत है? ये भाई गलत ये है कि यार आप दोनों जगह एक मैनी वन फंक्शन ले रहे हो, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो एक्चुअली जो आपका डिजायर्ड ब्रांच है उसका होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए सवाल ये उठता है कि ये जो एक्स्ट्रा आंसर्स हैं इनके लिए हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें 0 से 4π तक sec x - tan x = 2 - √3 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए, मैं कोई स्क्वायर, कई लोगों को लगता है अच्छा सर ये तो मैं दिमाग में रख लूंगा, स्क्वायरिंग होगी तो वेरीफाई कर लूंगा, मॉड लगाऊंगा तो वेरीफाई कर लूंगा। बात स्क्वायरिंग और मॉड की भी नहीं है। ये कैसे ये गलती तुम्हारे सॉल्यूशंस में सीपन कर जाएगी, तुम देखना। जैसे sec x - tan x = 2 - √3 है, तो कई लोग समझते हैं कि हाँ यार, तो एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिया, 1/sec x - tan x = 1/2 - √3, x निकालना है ना हमें। और sec x - tan x का रेसिप्रोकल होता है sec x + tan x, 2 - √3 का रेसिप्रोकल होता है 2 + √3, रेशनलाइज करके पता लग जाएगा। तो बड़ी अच्छी अच्छी दो इक्वेशन आ गई, sec x - tan x और sec x + tan x की। तो सीधी सी बात है, tan x कट सकता है, आप ऐड कर लीजिए। जैसे ही हमने ऐड किया तो 2 sec x = 4, sec x = 2, तो x के आंसर ये सब आ गए। बच्चा खुश है, 0 से 4π तक 4 आंसर मिल गए, मजा आ गया। यहां तो कोई स्क्वायरिंग नहीं हुई है, ना हमने कोई स्क्वायरिंग करी है ना कुछ किया है, पर फिर भी आप देखो 5π/3 और 7π/3 सब्स्टिट्यूट करके देख लो। 5π/3 जैसे आप डालोगे, sec x तो चलो 2 दे देगा, tan x पता है क्या देगा, -√3, तो वो 2 + √3 LHS। तो ये आंसर आया कैसे? ये आंसर भी आया कैसे? कोई स्क्वायरिंग नहीं करी, कोई मॉड नहीं लगाया, क्या गड़बड़ किया? मैं बताता हूं। आपकी LHS A थी, RHS B थी, आपने किया क्या, व्हाट यू डिड, A = B था, आपने दोनों को अपने अपने रेसिप्रोकल से ऐड किया, तो आपने A + 1/, और = B + 1/, आपने सोल्यूशन इसका निकाला। तो बेसिकली आपने दोनों साइड पर ये वाला फंक्शन इंपोज किया, और ये वाला जो फंक्शन होता है इसका ग्राफ ऐसा होता है, एक मैनी वन फंक्शन है। तो जब आप मैनी वन फंक्शन इंपोज कर रहे होते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। तो वो जो आंसर आया थे, इन सब आंसर्स में से 2 आंसर गलत थे, वो वेरीफाई करके पता चला। सो इधर भी देख लीजिए, मैंने ये जो tan 3x - tan 2x वाला क्वेश्चन शुरू में लिया था, अब इधर तो मैंने कोई फंक्शन नहीं लगाया दोनों तरफ, इधर तो सिंपल एक फॉर्मूला ही लगा रहा हूं भाई। वहां दोनों साइड कौन सा फंक्शन लिया, कोई tan लिया, साइन लिया, कुछ नहीं लिया। क्या ये tan a - b का फॉर्मूला लगा दिया, tan x = 1/√3 आ गया, x = n + π/6 आ गया। अब हुआ क्या, यहां पर क्या गड़बड़ हुई, व्हाट इज द इशू हियर, वेयर डिड वी स्ट्रगल, वी डिड नॉट इंपोज एनी फंक्शन। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पे डोमेन को हमने एनलार्ज कर दिया। कैसे कर दिया? देखो, जब tan x = 1/√3 सॉल्व कर रहे थे तो डोमेन थी r - odd π/2, बिकॉज आप आंसर A2 का इसके थ्रू निकाल रहे, r एक्सेप्ट odd π/2। तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, ये सब एंगल्स हटेंगे। पर वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है
उसकी डोमेन होगी आर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 6 एंड ऑड पाई बाय 4, क्योंकि ऑड पाई बाय 6 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऑड पाई बाय 4 पे ये। इनफैक्ट और भी चीजें हो सकती है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 ना हो, ये सब वो मैंने लिखा ही नहीं, पर इतना तो ये तो हटेंगे ही हटेंगे। और जब आप लिस्ट बनाओगे ना कि 0 से 2 पाई, एक 0 से 2 पाई तक का सेगमेंट लेंगे, तो 0 से 2 पाई के बीच में इसकी वजह से इसमें ये दोनों एंगल हट रहे होंगे और इसमें इतने सारे एंगल हट रहे होंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, और अभी तो मैंने डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 वगैरह कुछ बात करी भी नहीं उसकी। ये ओरिजिनल क्वेश्चन का डोमेन था, ये हमने जिसको सॉल्व किया उसका है। तो आप देख रहे हो ये जो इतना बड़ा जो ओरिजिनल क्वेश्चन का ये डोमेन है, ये 0, 2 पाई में से ये सब हटाया जा रहा था, उसमें से सिर्फ 2 ही हटाए जा रहे हैं, और वो 2 भी इधर हैं। ये देखो वो 2 भी इधर हैं, ये देखो ये दोनों उधर हैं। तो हुआ क्या, आपका क्वेश्चन का डोमेन तो छोटा था, पर आपने डोमेन एनलार्ज कर दिया। जब भी आप ये डोमेन एनलार्ज करोगे ना, तो यही 2 प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि आपका जो आंसर है उसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये डोमेन एनलार्ज होना बहुत रीजंस की वजह से होता है। आपने कुछ ऐसा एलिमेंट है क्वेश्चन का जो आपने कैंसिल आउट कर दिया, हटा दिया। जैसे सबसे सिंपल सिनेरियो तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए। अब ओरिजिनल क्वेश्चन एक डोमेन में ऑपरेट कर रहा है, कौन सी डोमेन में ऑपरेट कर रहा है, आर एक्सेप्ट 2। पर आपने क्या किया, अब दोनों साइड कोई फंक्शन नहीं लगाया, आपने क्या किया, दोनों साइड से ये कैंसिल आउट कर दिया। और ये करने के बाद जो आप जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो ये है, और उसकी डोमेन आर है। आपने डोमेन एनलार्ज कर दी, इसलिए जो आंसर आया उसको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला काम आप जब करते हैं ना, डोमेन एनलार्ज कर देते हैं, तो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब वो डोमेन एनलार्जमेंट किस वजह से होता है, उसका भी रीजन समझिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बहुत सिंपल काम है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वाई स्क्वायर को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे हम वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4x यहां डाला, x में क्वाड्रेटिक बनी, -6 और 12 दो आंसर आ रहे हैं। तो x की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू -6 और 12 आ गई, आंसर है। नाउ इसमें बड़ा ही हिडन ट्रैप है, कई बच्चे डायरेक्टली -6 और ट्रैप -6 और 2 समझ लेंगे कि भाई यही आंसर है x का। लेकिन आप खुद ग्राफ बना के देख लो, ये सर्कल है, वो पैराबोला है, ये एक ही x पे कट कर रहे हैं, पॉइंट्स 2 हैं पर x कोऑर्डिनेट एक ही है। तो ये x इक्वल टू -6 रॉन्ग है। और कई बच्चे सोचते ये आ क्यों रहा है यार, ना स्क्वायरिंग करी, क्योंकि उनके दिमाग में फिट होता है कि स्क्वायरिंग होगी तो एक्स्ट्रा आंसर्स आएंगे। बात स्क्वायरिंग की है भी नहीं, स्क्वायरिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो मैनी वन है, जो लग जाएंगे तो एक्स्ट्रा आंसर्स आ सकते हैं, जिसे मैंने आपको दिखाया x + 1/x। और बात फंक्शन लगाने की भी नहीं है, जो आप ऑपरेशन कर रहे हो क्या उसमें डोमेन एनलार्जमेंट हो रहा है, अगर हो रहा है तो हो जाएगी दिक्कत। अब जैसे इसमें यही हुआ कि आपने ये एक्स्ट्रा आंसर x इक्वल टू -6 आ क्यों रहा है, ये इसलिए आ रहा है, पहली बात तो ये गलत क्यों है, x इक्वल टू -6 डाल के देख लो, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू -24 आ रहा है जो है ही नहीं। तो ये आ क्यों रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। आपकी जो ओरिजिनल डोमेन थी या कंडीशंस थी x के लिए, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड थी, क्योंकि x वाई स्क्वायर इज 4x, ये इसी दुनिया में ऑपरेट कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, आपने वाई स्क्वायर को हटा के 4x से रिप्लेस कर दिया, तो वाई स्क्वायर के अंदर एक इंफॉर्मेशन थी कि वाई स्क्वायर की वजह से x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाह रहा था, वो इंफॉर्मेशन जो नया क्वेश्चन है उसके अंदर नहीं विजिबल है। तो देखा जाए तो जिस वर्ल्ड में वो ऑपरेट कर रहा था उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, लेकिन आप जो सॉल्व कर रहे हो वो जिस वर्ल्ड में सॉल्व हो रहा है उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना रही थी वाई स्क्वायर, वही आपने काट दी। और यहीं पे समझ में आता है कोलैप्स टर्म्स का, जैसे यहां पर वाई स्क्वायर को आपने कोलैप्स करा दिया, यहां पर ये पूरा का पूरा tan 3x tan 2x इन सब टर्म्स को कोलैप्स करा दिया। तो जब भी आप कुछ टर्म्स कोलैप्स कराएं, कैंसिल आउट करें, ध्यान रखिए उनके अंदर इनहेरेंट ऐसी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है जिसके बाद उनके हटने के बाद आपका डोमेन एनलार्ज कर जाएगा। और डोमेन एनलार्ज कर जाएगा, जैसे उसमें tan 3x tan 2x था, इसमें वाई स्क्वायर था, ये डोमेन जब एनलार्ज कर जाएगा तो ये कोलैप्स टर्म्स की वजह से तो हम उनकी रेस्ट्रिक्शन मिस आउट कर जाएंगे कि इनकी वजह से डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन थी वो मिस आउट हो गई। तो
मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि सिनेरियो नंबर 2 तब होता है जब या तो आप एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जो एक फंक्शन है, दोनों साइड पे लग रहा है और वो मैनी वन है, या फिर कुछ ऐसा काम कर दें कि आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन की जो डोमेन है उससे बड़ी डोमेन को आप सॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? जैसे पुरानी उसकी तो रेमेडी क्या थी सिनेरियो नंबर 3 की, कि भाई आप क्या करो, उस केस को अलग से कंसिडर करो। इसकी रेमेडी है कि या तो आप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आप सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर रहे हो, या फिर जो लास्ट का आंसर आया आप सब्स्टिट्यूट करके, कई बार सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना टीडियस हो जाएगा, गंदे आंसर्स आएंगे, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस चेक करना टफ होता है। तो वहीं पे आप ओरिजिनल डोमेन का अप्रूवल ले लो बस उन आंसर्स पे। तो अगर इसमें भी ना, अगर आप ओरिजिनल डोमेन का अप्रूवल ले लेते, जैसे जो आंसर आया था ये ओरिजिनल डोमेन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप जब इससे अप्रूवल मांगते तो ये अपने आप ही रिजेक्ट हो जाता ओरिजिनल डोमेन से। ऐसी तरह देखो, ये ओरिजिनल डोमेन है सपोजिटली, इनसे वो जो आपने आंसर एन पाई प्लस पाई बाय एक्स निकाला ना और आप इसको देते तो ये अपने आप ही वो रिजेक्ट कर देता उसको। तो मैंने शायद सब्स्टिट्यूट करके भी नहीं चेक किया 1/√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि शायद इधर तो कर भी लूंगा मैं 1/√3 सब्स्टिट्यूट करके चेक इनको कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जो भी है। कई बार ऐसा होगा सब्स्टिट्यूट करके दोनों साइड गंदी गंदी कैलकुलेशन आएंगी, स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, दोनों साइड गंदे गंदे स्क्वायर रूट होते हैं, हम स्क्वायरिंग कर करके सॉल्व कर करके आंसर निकाल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि वो जो आंसर आ गया वो आंसर ही बड़ा गंदा है, 337 प्लस माइनस √93/42। अब उसे क्या मैं सब्स्टिट्यूट करके चेक करूं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस? नहीं, उसका डोमेन का अप्रूवल ले लो, ओरिजिनल क्वेश्चन की जो डोमेन है क्या उसका अप्रूवल मिल गया तो वो वेरीफाइड है। तो यही आप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के क्या क्या मेथड्स हैं ये भी हमें समझ में आने चाहिए, क्योंकि हर बार वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई। वेरिफिकेशन के क्या क्या तरीके हैं, अगर उसके ऊपर आप एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बनाऊंगा। मीनवाइल अब आते हैं सिनेरियो नंबर 1 पर, जब कोई टेंशन नहीं है कि कब आंसर 1 इक्वल टू आंसर 2 होगा, हम कब श्योर होंगे कि आंसर सही आ रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब सिनेरियो 3 और सिनेरियो 2 नहीं होंगे, मतलब मैनी वन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, डोमेन एनलार्जमेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ओरिजिनल डोमेन है, ओरिजिनल डोमेन को हमारा जो फाइनल आंसर है वो बड़ी डोमेन के लिए नहीं होना चाहिए वैलिड, पहला। दूसरा, एक कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस ओरिजिनल डोमेन के एक सर्टेन सेक्शन में ही आंसर निकाला गया हो। या फिर तीसरा, हमने कोई मैनी वन फंक्शन लगाया। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे आंसर करेक्ट आते हैं, A1 इक्वल टू A2 चलता है। नाउ ये वाला क्वेश्चन, अब ये तो यार इसमें मैं क्या कर रहा हूं यार, इसमें तो मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं लगा रहा। अच्छा पहली बात तो ये बताओ ये कौन सी सिनेरियो का है क्वेश्चन, पहचानो। इसमें हुआ क्या, क्या हमारे आंसर्स एक्स्ट्रा आ गए या फिर हमारे आंसर स्किप हो गए? हमारे आंसर्स स्किप हो गए। तो हमारे आंसर जो स्किप हो गए, इसका मतलब ये पक्का सिनेरियो नंबर 3 है। इसका मतलब हमने कंडीशनल काम कर दिया है, यानी यहां से यहां आना एक कंडीशनल काम है। पहचानो वो कंडीशनल क्या है, हमने कौन सी दुनिया में आंसर निकाल दिया है जबकि एक्चुअली दुनिया कुछ और है। और यही चीज समझने के ऊपर अगर आप चाहेंगे तो फॉर दिस पार्ट इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन एंट्रोपी 2 तो जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं एंट्रोपी 2 वीडियो बनाऊंगा। आप समझ सकते हैं द वीडियो इज नॉट अबाउट कि मैंने PYQs यहां पे PPT पे लगा दिए और PYQs आपको करा रहा हूं, जबकि आप सब जानते हैं इस तरह की हरकतें आप टेस्ट पेपर्स PYQs अटेम्प्ट करते हुए जेई में टेस्ट सीरीज सब जगह करते होंगे। आपको सपोर्ट देना है इस वीडियो को सो दैट मैं एंट्रोपी 2 वाला वीडियो बना पाऊं। इसके अलावा बच्चों हमारे जो बैचेस शुरू हो रहे हैं उन बैचेस को सपोर्ट दीजिए। फिनिक्स बैच इज फॉर ड्रॉपर्स, इट्स अ वेरी गुड बैच। 11th and 12th batches are also going on. Titan batch is for droppers, those who have scored above 90 percentile already. कल से टाइटन बैच की क्लासेस शुरू हो रही हैं। वेलर बैच इज द प्रैक्टिस बैच, जिसमें अगर कोई बच्चा कहीं और भी पढ़ रहा है पर वो चाहता है कि हमारे साथ इस तरह के थॉट प्रोसेस और डिस्कशन के लिए कनेक्ट होना चाहता है, वो उस बैच को ले सकता है। और अगर वो सेल्फ स्टडी किसी कोई बच्चा बहुत अच्छे से करना चाह रहा है तो एकेडजा दोस्त उसको बहुत हेल्प करेगा। ये जो नंबर है इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। और इस हफ्ते केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक शुरू हो रहा है, तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री भी अभी शुरू करनी है वो मोस्ट वेलकम। टेक केयर, बाय।